बनाया मैंने जो इस सीजन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। अगर कोई नाम आपको मिसिंग लग चैंपियन बन चुकी है सीजन 12 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया, हरियाणा को लास्ट सीजन चैंपियन बना दिया, अच्छा खेले। इस बार आए वो गुजरात में, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। 17 मैचेस खेले, 65 टोटल पॉइंट्स। अब एक ऑलराउंडर है तो दोनों पॉइंट्स को गिना जाएगा। एवरेज 3.69 का था जो बिलो एवरेज है। साधु जैसा प्लेयर से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस होते और ऑक्शन में इनको 2 करोड़ 23 लाख में खरीदा गया था। इस सीजन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे साधु। लास्ट सीजन भी 2 करोड़ से ऊपर में गए थे, 2 करोड़ 12 लाख में गए थे आई गेस। इस सीजन 2 करोड़ 23 लाख सबसे महंगे बिके इस ऑक्शन में, लेकिन अपनी धनराशि को स्पष्ट नहीं कर पाए। और ऐसा हम किसी ने नहीं सोचा था कि साधु का परफॉर्मेंस इतना डाउन होगा। हो सकता है कप्तानी दे दिया गया था इस सीजन, तो उसके कारण थोड़ा प्रेशर फील किया साधु ने। दो मैं ये नाम नहीं डालना चाहता था फ्लॉप में, क्योंकि 65 पॉइंट्स एक ठीक ठाक सा स्कोर है, लेकिन जब आप 2 करोड़ 23 लाख के हिसाब से बात करते हो तो ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आप सबको मालूम होगा और आप सब एग्री भी करेंगे। तो 2 करोड़ 23 लाख में कम से कम अगर 90-100 पॉइंट भी होता तब भी हम मान लेते हैं हाँ थोड़ा डाउन हुआ है परफॉर्मेंस। लेकिन साधु इस सीजन नहीं चल पाए और गुजरात भी नहीं चल पाई, लेकिन उम्मीद है मोहम्मद रजा साधु अगले साल हमारे साधु बहुत अच्छी तरीके से वापसी करेंगे और अपना वर्थ प्रूव करेंगे जहां भी हो जाएंगे। नंबर 2 पे जो सीजन फ्लॉप रहा है उनका नाम है दीपक सिंह। आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे। पटना पायरेट्स के राइट कवर डिफेंडर, बहुत ही शानदार गया था लास्ट सीजन 11, लेकिन इस बार इनको रिलीज करके ऑक्शन में भेजा गया था और पटना पायरेट्स ने अपने एबीएम का कार्ड दिखाया। और जो रूल आया है 1 सीजन 2 सीजन के लिए आप एबीएम यूज कर सकते हो, उस चलते दीपक राठी पे 2 साल का एबीएम यूज किया पटना ने। इतना भरोसा दिखाया लास्ट सीजन। आई थिंक 75 से ज़्यादा टैकल पॉइंट से दीपक राठी के कवर के लिए आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दीपक सिंह का। लेकिन इस सीजन अपना नाम जो प्राइस टैग उसको फुलफिल नहीं कर पाए एंड सिग्निफिकेंट ड्रॉप नजर आया इनके परफॉर्मेंस में। कुल 21 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट्स विद एवरेज ऑफ 1.52 और 86 लाख में इन पे 2 साल का एबीएम यूज किया गया था। अगले सीजन भी ये पटना में ही रहेंगे। एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 12 और 13 सीजन। लेकिन दीपक राठी का ये परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट ड्रॉप नजर आया परफॉर्मेंस वाइज, और इतने अच्छे धनराशि देने के बावजूद भी दीपक राठी नहीं चल पाए। एक हाई फाइव लगाया इस सीजन, वो भी लास्ट के आई थिंक ये एलिमिनेटर में क्वालिफाइड 2 में आया था टाइटंस के खिलाफ। मात्र एक हाई फाइव पूरे सीजन में। इतना अच्छा पैसे देने के बावजूद भी दीपक राठी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इस प्राइस टैग के हिसाब से ये परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं कहलाया जा सकता। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्लेयर पे, जिनका नाम है नीतीश कुमार। बंगाल वॉरियर्स के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। इस सीज़न बंगाल ने इनको स्टैंड बाई कैप्टन की तरह बनाया था, मतलब डिफेंस कैप्टन की तरह। कप्तान देवांग दलाल थे एज अ वाइस कैप्टन, एक तरीके से लीड ही कर रहे थे। इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जब से यूपी से कहीं और गए ना, परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लास्ट सीजन भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस सीज़न बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला और इस सीज़न नहीं चल पाए नीतीश कुमार। बहुत मैचेस में इनको बाहर भी किया, बाद में बहुत मौके दिए कोच साहब ने। 11 मैचेस में 13 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 1.18। ये परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रेज वर्थी नहीं कहलाया जा सकता। बहुत डाउन परफॉर्मेंस है ये नीतीश कुमार जैसे प्लेयर से हमें बहुत उम्मीदें होती है। और 20,25,000 में इन पे एबीएम कार्ड एक सीज़न के लिए यूज़ किया गया था। मेरे को याद है बंगाल ने बिड किया था, वहाँ से दबंग दिल्ली ने बिड किया था, लेकिन बंगाल ने भरोसा दिखाया और ऐसा लग रहा था कप्तानी मटेरियल भी देखेगी और परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। वैसे नेशनल्स वगैरह में ठीक खेलते हैं, लेकिन इस सीज़न पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। मौके भी दिए बंगाल ने, 11 मैचेस दिए लेकिन 13 टैकल पॉइंट्स। ये परफॉर्मेंस हम नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं कर सकते थे। अगला नाम आता है परवेश भैंसवाल का। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत शॉकिंग नाम भी लग सकता है। सुनील परवेश की बात हो, परवेश इस लिस्ट में ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, सुनील कुमार शानदार खेल रहे हैं, परवेश भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परवेश का परफॉर्मेंस अकेला का दम पे वो नहीं आ रहा। इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं, लास्ट सीजन भी आई थिंक 40 से कम टैकल पॉइंट्स थे। इस सीजन कुल 19 मैचेस में सिर्फ 33 टैकल पॉइंट्स थे और एवरेज देखो 2 से कम का है, 1.73 का। और ऑक्शन में 25,10,000 पे इन पे एबीएम कार्ड यूज़ किया गया था युम्बा द्वारा एक सीजन का, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाए। मुझे याद है इनको भी दबंग दिल्ली ने खरीद लिया था ऑक्शन में, लेकिन वही है ना, एबीएम कार्ड था युम्बा के पास और युम्बा चाहती थी सुनील की इर्द गिर्द टीम बनाने के लिए, तो उन पर एबीएम कार्ड भी यूज़ किया। लेकिन परवेश भैंसवाल का परफॉर्मेंस अगर मैं इंडिविजुअली कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। 19 मैचेस 33 टैकल पॉइंट्स, ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है परवेश के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ मैचेस सब्स्टिट्यूट में भी ऐड हो जाते हैं। अगर खिलाड़ी 1 मिनट के लिए भी आ रहा है वो मैच भी ऐड हो जाता है, लेकिन परवेश को बहुत मौके दिए युम्बा ने। ये सीज़न परवेश के लिए नहीं था, लास्ट सीजन भी उतना अच्छा नहीं था। परवेश उम्मीद करेंगे अगले साल अच्छी वापसी करे। अगला नाम एक और बड़ा नाम आता है संकेत सावंत का। पुनेरी पल्टन से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है वैसे। संकेत लेफ्ट कवर खेलते हैं,
लेकिन पटना ने इस बार इनको ऑक्शन में खरीदा और मैं जानता भी था अनूप कुमार संकेत के पीछे पहले भी मतलब एनवाईपी जब आए थे अनूप का अच्छा योगदान भी रहा है पुनेरी पलटन के टाइम में, लेकिन इस बार संकेत सावंत ऑक्शन में आए और अनूप पटना पायरेट्स के कोच थे अनूप कुमार सर, और संकेत सावंत को बहुत विश्वास दिखाया था। पुणे ने उनको रिलीज़ किया, ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया संकेत सावंत। इतने मौके मुझे नहीं था कोई खिलाड़ी मतलब कोई कोच ने खिलाड़ी को दिया होगा जितना संकेत सावंत को दिया गया था। मतलब स्टार्टिंग के 10 मैचेस प्रॉपर्ली खेले, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हुए, लेकिन 5 टैकल पॉइंट्स, 10 मैच में 5 टैकल पॉइंट, एवरेज 1 से भी कम का, ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। और संकेत सावंत का ये सीज़न उतना अच्छा बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक गया और 40,50,000 में इनको एक बहुत अच्छे प्राइस में खरीदा गया था पटना पायरेट्स द्वारा, और पुणे ने इन पर IBM यूज़ नहीं किया कि पुणे माइंड मेकअप बना चुकी थी। एंड जो हेड कोच बने पुणे के अजय ठाकुर सर, उन्होंने कहा भी था कि हमें गुरदीप को लेना था, इसलिए हमने संकेत को छोड़ दिया ऑक्शन में और हमने उन पर IBM यूज़ नहीं किया। इतना विश्वास टीम दिखाती है, लेकिन संकेत सावंत इस साल नहीं गरज पाए। वैसे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नाम है संकेत सावंत, लेकिन इस सीज़न बहुत डिसअपॉइंट किया पटना के लिए उन्होंने। परफॉर्मेंस अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं रहा है, 1 से कम का एवरेज संकेत जैसे प्लेयर के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। उम्मीद है अगले साल अच्छी वापसी करके दिखाएंगे संकेत सावंत। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्लेयर पे जो इस फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में उनका नाम आता है, नितिन रावल। नितिन रावल एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, काफ़ी होनहार प्लेयर माने जाते हैं। बुल्स के लिए जो सीज़न गया था ना लास्ट सीज़न, आई थिंक टॉप 5 डिफेंडर्स नंबर 2 पे फिनिश किया था नीतीश कुमार ने, नितिन रावल ने अगर 2 या 3 पे फिनिश किया था लास्ट सीज़न। लेकिन इस सीज़न जयपुर में इनकी कैरियर का शुरुआत हुआ था, जयपुर ने इनको ऑक्शन में वापस लिया इतनी सीजन्स के गैप के बाद, लेकिन नितिन रावल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी इस सीज़न, और बहुत बार सब्स्टिट्यूट भी किए गए थे नितिन रावल, कप्तान बने जयपुर के, और कभी कभार ऐसा देखने को मिलता था जब वो मैच भी नहीं खेलते थे तो सिर्फ टॉस के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे आते थे, फिर वापस चले जाते थे बेंच में। तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। 17 मैचेस टोटल मैचेस खेले, ये 14 टैकल पॉइंट्स, 0.7 का एवरेज, और 50 लाख के धनराशि में इनको ऑक्शन में खरीदा गया था और बुल्स इनको लेना नहीं चाहती थी। वो स्पष्ट हो गया था, BC रमेश ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम यंग प्लेयर्स को लेंगे, तो जयपुर को मालूम था या फिर हम लेंगे या फिर कोई और टीम लेगी, लेकिन नितिन रावल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ और है, जयपुर ने इनको सब्स्टिट्यूट काफ़ी किया, लेकिन ऐसे लिस्ट में इनका नाम नहीं बनता, लेकिन मौके भी काफ़ी दिए। पहले 2-3 मैचेस में इनके 3-4 टोटल टैकल पॉइंट्स थे, एक भी हाई फाई भी सीज़न नहीं लगा पाए नितिन रावल, और ये सीज़न बिल्कुल नितिन रावल के लेवल का नहीं था, बहुत ही डाउन हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। उम्मीद है अगले सीज़न वो जहाँ भी जाए पूरे मौके दिए जाए और अच्छी तरीके से टीम को चलाए, जो भी रोल में देखे, लेकिन ये सीज़न फ्लॉप रहा है नितिन रावल का। आई होप आप सब इससे एग्री करेंगे। अगला नाम आता है सोमवीर गुलिया का। इतने मौके प्रो कबड्डी ने जिस प्लेयर्स को दिया है, सोमवीर गुलिया भी उनमें से एक है। गुजरात के लिए काफ़ी अच्छा खेलते थे सोमवीर गुलिया, और जहाँ तक मुझे मालूम है 2-3 सीज़न आई थिंक गुजरात के साथ खेले थे, लेकिन इस बार गुजरात ने रिलीज़ किया, मतलब FBM कार्ड से वापस गुजरात ले लेती थी इनको ऑक्शन में। लास्ट टाइम आई थिंक सीज़न 11 की बात है, 20 लाख के FBM में लिया, लेकिन इस बार पटना पायरेट्स में आए। अनसोल्ड जाने के बाद इनको लास्ट राउंड में बेस प्राइस 13 लाख में लिया गया। परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और अनूप कुमार के फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं, इनको भी ले लिया संकेत की तरह। 7 मैचेस खेले, 2 टैकल पॉइंट्स, और एवरेज बोलने में भी क्या बोलूँ मैं, 0.28 का एवरेज रहा। मौके 7 मैचेस के ही मिले, लेकिन काफ़ी बार सोमवीर को प्रॉपर्ली इन्होंने राइट कॉर्नर में खिलाया पटना पायरेट्स ने। अनूप कुमार ने बहुत मौके दिए, लेकिन सोमवीर का ये सीज़न बिल्कुल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिला है सोमवीर गुलिया का। अनसोल्ड जाने के बाद एक और मौका पटना ने इनको दिया, लेकिन बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और सोमवीर गुलिया के लिए भी ये सीज़न बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी पे जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं। उनका नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, प्रो कबड्डी के एक और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बुल्स के फॉर्मर कैप्टन रह चुके, लेकिन लास्ट कुछ सीजन से यूपी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, मुंबई के भी कप्तान रह चुके। महेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इस बार ऑक्शन में रिलीज़ किया था यूपी योद्धाज ने। इनका ये प्लानिंग था कि हम FBM से ले लेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया, इनको ऑक्शन में भेजा और बहुत सस्ते में इनको FBM कार्ड यूज़ कर दिया गया था महेंद्र सिंह पे। तो यूपी योद्धाज की क्या चाहती कि हम कोर को रखेंगे, जरूर टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, अब तो कोच साहब भी रिजाइन हो चुके, लेकिन महेंद्र सिंह पे काफ़ी फेथ दिखाया और ऑक्शन में एक एक्सपीरियंस के तौर पर इन पे FBM कार्ड यूज़ किया। और महेंद्र सिंह इस बार बेस प्राइस में भी, कि 20 लाख का बेस प्राइस था, कैटेगरी B में आए थे, खरीद लिया था इनको भी दबंग दली ने, लेकिन यूपी ने 1 साल का FBM कार्ड यूज़ किया। मतलब महेंद्र का सफ़र इस सीज़न तक का ही था, आगे भी हो सकता है, यूपी पे डिपेंड करता है वो। 18 मैचेस, 22 टैकल पॉइंट्स, 1.22 का एवरेज। तो ये वो महेंद्र सिंह नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, हम वो महेंद्र सिंह को जानते हैं जो 50
55 टैकल पॉइंट्स, 45-50 टैकल पॉइंट्स स्कोर करते थे बुल्स के लिए। लास्ट सीजन ठीक ठाक सा था, लेकिन इस सीज़न बहुत डाउन हो गया परफॉर्मेंस महेंद्र सिंह का। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेरे को भी थी महेंद्र सिंह से कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए ये सीज़न महेंद्र सिंह। तो बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में उनका नाम आएगा और आप सब इससे एग्री करेंगे। और आगे आऊँगा मैं प्लेयर जिनका वेट कर रहे हो, सचिन तंवर वगैरह का, उन पे मैं आगे बात करूंगा क्या वो लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। अगला नाम पे चलते हैं। नाम आता है यहाँ पे आशीष नरवाल का। लास्ट सीज़न विजय मलिक के साथ जो डुओ बनाया था रीडिंग में, वो पवन की इंजरी के बाद थे, वो थे आशीष नरवाल। पवन की इंजरी के बाद इनको मौका मिला फटाफट, और आशीष नरवाल ने परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार किया। एज अ सेकेंड रेडर विजय के साथ खेले जब पवन इंजर्ड थे, बहुत प्रूव किया। लेकिन ये सीज़न बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और कोच साहब ने जब मैच बाय मैच अच्छा नहीं करे थे, कोच साहब ने प्रेस में कह दिया था कि आशीष को अब हम नहीं खिलाएंगे। वो जो गलती किया टाई ब्रेकर में बंगाल वाले मैच में, टैकल हो गए थे पहले रेड में। 9 मैचेस 12 रेड पॉइंट्स। लास्ट सीजन आई थिंक 110-120 जितने इनके रेड पॉइंट्स थे। इस सीज़न 9 मैचेस में सिर्फ 12 पॉइंट्स, 1.33 का एवरेज एज अ रेडर। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। और ऑक्शन में 15,70,000 में इनको खरीदा गया था टाइटंस द्वारा। इनको खरीद लिया था यहाँ पे दबंग देरी ने, लेकिन टाइटंस ने एबीएम यूज़ किया एक सीज़न के लिए, लेकिन बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए। हमारे 10वें और फाइनल प्लेयर जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं, मयूर जगन्नाथ कदम इनका नाम है। और मयूर कदम की बात करते हैं तो बंगाल ने इस बार ऑक्शन में भेजा मयूर कदम को, और बेस प्राइस 13 लाख में आपको मिल गए थे। आपने एबीएम कार्ड यूज़ किया, इनको खरीद लिया गया था। आई थिंक पटना पायरेट्स ने ऑक्शन में खरीदा था मयूर कदम को, लेकिन बंगाल ने एक सीज़न का एबीएम कार्ड यूज़ करके इनको वापस ले लिया। लास्ट सीजन डिसेंट सा गया था। और मयूर कदम भी अपने आप को बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए। 7 मैचेस खेले पहले और 7 टैकल पॉइंट्स। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। 7 मैच में आप सिर्फ 7 टैकल पॉइंट स्कोर करते हो एज अ राइट कवर, 1 का एवरेज। और बाद में ये इंजर्ड भी हो गए थे, और टैकल स्ट्राइक रेट 25% था, जो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इतना परसेंट आपका टैकल स्ट्राइक रेट होता है। फिर बाद में इंजरी के कारण ये बाहर हो गए थे, इनके जगह कोई और खिलाड़ी ने रिप्लेस किया था। तो मयूर कदम का भी ये सीज़न बिल्कुल नहीं रहा, तो ये भी इस लिस्ट में जगह बनाते हैं सुपर फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में। अब आते हैं उन नामों के बारे में जिनके आप वेट कर रहे हो। सचिन तंवर का है, मनिंदर सिंह का है, सुरजीत सिंह का है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले स्टार्ट करता हूँ सचिन तंवर से। करोड़पति बने सीजन ऑक्शन में, लेकिन सचिन को इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि पुनेरी पल्टन ने अपने कोर आदित्य सिंधे, असलम और पंकज को ज़्यादा खिलाया। सचिन तंवर को अचानक से लाती थी, तो वो भी क्या करेगा जब तक उनको मैच प्रैक्टिस आप नहीं दोगे, आप मैट में नहीं लाओगे। आपके रेडर्स ऑलरेडी सेट हो चुके थे, और अगर मैं सचिन तंवर को अब यहाँ पर इस लिस्ट में जगह बनाऊँ तो ये सही नहीं है। तो सचिन तंवर को मौके नहीं मिले, ये सबको मालूम है, और वो इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग। इतने पैसे देने के बावजूद भी पुणे की भी गलती नहीं है, सचिन की भी गलती नहीं है, लेकिन सचिन तंवर को मौके नहीं मिले, यही सच्चाई है। मनिंदर सिंह पे भी आएंगे, आकाश सिंधे पे भी आएंगे। पहले अब मनिंदर पे चलते हैं। माइटी मनिंदर 20 लाख का बेस प्राइस में पटना ने इनको पहले राउंड में खरीद लिया था। प्रदीप के बाद इनका ही नाम आया था। तो मनिंदर सिंह को भी यहाँ पे ऑक्शन में खरीद लिया गया था पटना पायलट्स द्वारा। और अनूप कुमार जब कोच थे, स्टार्टिंग में मौके भी दिए, और 2 सुपर 10 लगाया मनिंदर सिंह ने। 7 मैचेस में आई थिंक 40 के आसपास इनके रेड पॉइंट्स थे, 2 सुपर 10 थे। लेकिन बाद में ना ऐसा था कि बोनस पे बहुत रिलाई कर रहे थे मनिंदर सिंह, और बाद में बता दिया गया था इनको इंजरी हो गया है। फिर पता चलता है कि मनिंदर ना सब्स्टिट्यूट में है, ना स्टार्टिंग 7 में है, वो तो वहाँ बैठे